बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम डॉन न्यूज़पेपर 15 मार्च 2025 को रीड करेंगे। और उसमें हम सबसे पहले देखते हैं मिलिट्री वाउज टू क्रश बलूचिस्तान टेररिस्ट एंड अबैटर्स। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स हमें कुछ वर्ड्स को देखना है। वाव का मतलब होता है इरादा करना, पक्का इरादा करना। तो इसका मतलब है मिलिट्री ने पक्का इरादा किया है कि जो बलूचिस्तान में टेररिस्ट हैं और अबैटर्स हैं उनको क्रश किया जाएगा। अबैटर का मतलब, टेररिस्ट तो वो है ना जो कि खुद दहशतगर्द हैं। अबैटर का मतलब है उनके मददगार, जो उनकी मदद करते हैं, जो उनको किसी भी तरह से कोई शेल्टर प्रोवाइड करते हैं या कोई भी और उनको हेल्प करते हैं किसी भी तरह से। आगे ये है जी कि लाहौर हाई कोर्ट asks government to explain its use of X despite ban। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा है कि एक्स के ऊपर यानी कि ट्विटर के ऊपर आपने खुद ही बैन लगाया, अब आप खुद ही यूज़ कैसे करते हैं, इसके ऊपर उन्होंने उनसे सवाल जवाब मांगा है। आगे जी, गवर्नमेंट आइज नेक्स्ट आईएमएफ ट्रांच एज रिव्यू रैप्स अप। ठीक है। हमारे जो आईएमएफ के नुमाइंदे हैं वो पिछले कुछ वीक से पाकिस्तान में आए हुए थे। उन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जुडिशरी से भी और कैबिनेट के भी डिफरेंट मिनिस्ट्री से और इस तरह से डिफरेंट जगहों पे जाके उन्होंने अपना एनालिसिस लिया, रिव्यू उन्होंने किया कि क्या हमारी ये पॉलिसीज़ वगैरह ठीक चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो उस हवाले से अब इसमें जो दो वर्ब हैं स्पेशली उनको भी हमने नोट करना है। आई, आम तौर पर आई क्या है? आई जो है वो आँख है, नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ आई वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है। और आईज का मतलब है कि गवर्नमेंट उसके ऊपर नज़र रखे हुए है। किसके ऊपर? नेक्स्ट आईएमएफ ट्रांच, आईएमएफ की जो नेक्स्ट किस्त है उसके ऊपर नज़र रखे हुए है। क्योंकि रिव्यू रैप अप हो गया। रैप अप का मतलब वो कंक्लूड हो गया, वो ख़त्म हो गया है, वो जो रिव्यू के लिए आए हुए थे। इसके बाद आगे चलते हैं। टेररिस्ट देयर सोशल मीडिया बैकर्स कट फ्रॉम सेम क्लॉथ, सेज तलाल। ये तलाल चौधरी साहब ने जो कहा है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इन्होंने जो कहा है इसके ऊपर तो खैर बात करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके अंदर कट फ्रॉम सेम क्लॉथ, ये एक इडियम है, उसको हम ज़रूर देखते हैं। कट फ्रॉम सेम क्लॉथ का मतलब क्या है? एक ही कपड़े से काटे हुए, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में एक ही सिक्के के दो रुख, जिसे हम कहते हैं ना, उर्दू में एक इडियम होता है, मुहावरा होता है, एक ही सिक्के के दो रुख। तो ये कट फ्रॉम सेम क्लॉथ एक इडियम है, इसको आप ज़रूर देखिए। कट फ्रॉम सेम क्लॉथ, एक ही कपड़े से काटे हुए, काट के बनाए हुए, यानी कि उनकी बुनियाद सेम है। असल में तो लाल चौधरी ने ये कहा है कि जो दहशतगर्द हैं और जो उनको सोशल मीडिया के ऊपर सपोर्ट करते हैं, वो दोनों एक ही चीज़ हैं। तो बहरहाल इस हवाले से इस गवर्नमेंट को ये समझ नहीं आ रही, बल्कि इस गवर्नमेंट को अभी भी और जो इससे पहले ये नो कॉन्फिडेंस के बाद आए थे, इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि इन्होंने सोशल मीडिया को किस तरह से डील करना है। क्योंकि सोशल मीडिया अब एक ऐसा टूल है जो कि इनके बस से बाहर है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके ऊपर तो इन्होंने अपनी मर्जी के फैसले मुसल्लत करके उसका बेड़ा गर्क कर दिया है और लोग उसे देखते ही नहीं हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। तो अब वो सोशल मीडिया इनकी पहुंच से बाहर है, तो वो इनकी समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। तो इसलिए फिर सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर खामखा के इल्ज़ामात लगते रहते हैं।
आगे है जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर्स प्रोब इनटू डिनायल ऑफ लॉयर्स एक्सेस टू इमरान। इमरान खान को जो लॉयर की एक्सेस नहीं दी जा रही, उसके ऊपर तहकीकात का ऑर्डर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। आगे चलते हैं जी, गवर्नमेंट फॉर्मली अनाउंसेस काउंसिल टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी। ये जब से नई गवर्नमेंट आई है अमेरिका में, और एलॉन मस्क जो है उसका वो एक मेन पार्ट है, और पूरी दुनिया में एलॉन मस्क ही क्रिप्टो करेंसी के हवाले से एक बड़ा प्रमोटर है। तो इसलिए अब इनको गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को भी लग रहा है कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड दुनिया में आगे कोई ना कोई डिसीजंस होंगे, तो हम भी क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए हम कुछ ना कुछ काम करें। तो उस हवाले से उन्होंने एक बॉडी बनाई है, एक काउंसिल बनाई है कि वो इसके बारे में उसको अपने फैसले करेंगे और इसको रेगुलेट करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा नेशनल लेवल से रिलेटेड खबरों वाला पेज होता है, उसमें वो जो कल हम बात कर रहे थे कि जी पीआईए का एक जहाज़ कराची एयरपोर्ट से उड़ा है, और जब लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड किया है तो पता चला उसका एक व्हील ही नहीं है, और वो सेफली लैंड तो कर गया। अब पता चल रहा है जी कराची एयरपोर्ट पे उसका वो जो मिसिंग व्हील है वो मिल गया था। अच्छा जी, आगे चलते हैं। लिखा है जी, मरियम्स पब्लिसिटी एट गवर्नमेंट एक्सपेंस। मरियम की जो पब्लिसिटी हो रही है गवर्नमेंट के एक्सपेंस पे, ये जब इसके पूरे हुए हैं, इनका एक साल पूरा हुआ है अभी चंद दिन पहले, तो उसमें हर न्यूज़पेपर में तकरीबन बहुत बड़े बड़े इश्तिहार उन्होंने दिए जी, कि बहुत बड़े बड़े इन्होंने काम कर दिए हैं। तो अब अदालत ने, और इस तरह शहबाज शरीफ के भी इश्तिहार थे, तो अदालत ने इनसे जवाब मांगा है, फेडरल गवर्नमेंट से भी और पंजाब गवर्नमेंट से भी, कि मीडिया हेड्स के हवाले से कोई पॉलिसी मौजूद नहीं है, तो इसकी पॉलिसी क्या है। सिर्फ जवाब मांगा है, इसमें कोई एक्शन तो नहीं होना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज। पाकिस्तान सीक्स टू बूस्ट इकोनॉमिक रिलेशंस विद ईयू। ईयू का मतलब है यूरोपियन यूनियन। सीक का मतलब होता है पाकिस्तान उस तरफ देख रहा है, वो चाह रहा है पाकिस्तान। क्या चाह रहा है? टू बूस्ट। बूस्ट का मतलब है बेहतर बनाना, प्रमोट करना, ज़्यादा करना, इंक्रीज करना। इकोनॉमिक रिलेशन का मतलब है मुआशी ताल्लुकात। तो पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन से मुआशी ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहता है। आगे चलते हैं। तो गवर्नमेंट इम्पोजेज बैन ऑन यूज़ ऑफ 12 टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स। जो 12 दवाइयां हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उनके ऊपर फसलों के लिए उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है। उसके बाद है जी, सेंटर ब्रीच कॉन्स्टिट्यूशन ऑन कैनाल प्रोजेक्ट सेज कुरैशी। जी, तो शाह महमूद कुरैशी जो पीटीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो जेल में हैं। उन्होंने ये कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट ने आइन तोड़ा है कैनाल प्रोजेक्ट के ऊपर, बात करके और कैनाल प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके। बहरहाल उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बट ये चीज़ जो है ना, अब वो पीपल्स पार्टी के गले पड़ने वाली है बहुत जल्द। ये काम होना नहीं है, ये मैं स्टूडेंट साहब को ये बता दूं। आपको पता ही होगा, न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे हैं पिछले दिनों से, नहीं तो मेरे पिछले लेक्चर्स अब सुन लें इसी हवाले से जो हैं, कि ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो हुआ, और जिसमें ये कहा गया कि चौलिस्तान के लिए, चौलिस्तान को सैराब किया जाएगा, पानी से दिया जाएगा, और वहाँ पे फिर
बंजर ज़मीन को सैराब करके वहाँ पे फसलें उगाई जाएंगी और वो फसलें फौज काश्त करेगी। तो अब जाहिर है उसमें से उसमें पानी चाहिए। तो कहा गया कि दरिया सिंध से नहरें निकाली जाएंगी। अब दरियाए सिंध को पानी जब एंड तक पहुंचता है, सिंध जो है वो टेल एंडर्स में है, तो वहां तक पानी वैसे ही कम पहुंचता है। और अगर उससे पहले और दो नहरें निकाल ली जाएं तो ये एक बड़ा सिंध के लिए बड़ा नुकसानदेह चीज़ है। अब इस चीज़ के ऊपर पीटीआई स्टैंड ले रही है कि ये नहरें नहीं निकालनी चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी इसके ऊपर बस थोड़ा बहुत बातें कर रही है, एक मीठी मीठी सी तनकीद कर रही है, लेकिन अंदर खाते तो जाहिर है उन्होंने मिल मिल के ये काम किया है। और जो भी काम हो रहा है, गवर्नमेंट में बैठी है पीपल्स पार्टी, क्योंकि प्रेसिडेंट हैं आसिफ जरदारी। ठीक है, कोई आसिफ जरदारी ने एक दो दफ़ा बयान दे दिया और उधर से बिलावल ने एक दो दफ़ा बयान दे दिया, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। लेकिन यह है कि पीटीआई ने यह मसला असम्बली में भी उठाया है और वो इसको आगे लेके चलना चाह रहे हैं। और जैसे ये शाह महमूद कुरैशी ने भी अब बयान दिया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है। तो बहरहाल वो ग्रीन पाकिस्तान वाला वो जो है इनिशिएटिव, जो फौज की काश्तकारी करने वाला है, वो चलना नहीं है आगे। ये बात आपको मैं बता देता हूँ, चलना आगे नहीं है वो। सिर्फ उसने खाम खा इन्होंने एक और, कहते हैं, सर में मट्टी डलवाने के लिए एक और काम शुरू किया है, वो कुछ अरसा चलेगा, बातें चलेंगी। पंजाब मिनिस्टर कॉल्स फॉर नैब्स रिन्यूअल टू एलिमिनेट टेररिज्म। जी, पंजाब के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए जो अज़मा बुखारी हैं, उन्होंने ये कहा है कि नेशनल एक्शन प्लान जो बनाया गया था दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए, वो चलना चाहिए। उसके ऊपर जो है वो मतलब दोबारा से अमल शुरू होना चाहिए। कॉल फॉर का मतलब होता है कि उन्होंने मुतालबा किया है, यहाँ मुतालबा करने का मतलब है कॉल फॉर। पाकिस्तान टू मेक एनर्जी ट्रांजिशन इन्वेस्टमेंट प्लान, यूएन बॉडी टोल्ड। जो यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है उनको बताया गया है यहाँ पे। यूएन बॉडी टोल्ड का मतलब ये है कि यूएन बॉडी को बताया गया है। तो ये एक पैसिव वॉइस की फॉर्म बन जाती है न्यूज़पेपर हेडिंग्स में, कि बताने वाले का नहीं पता कि किसने बताया, यहाँ यानी कि मेंशन नहीं है। बट यूएन बॉडी जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ रहा है और बाद में थर्ड फॉर्म आ रही है, तो इसका मतलब है अगर पहले ये ऑब्जेक्ट आ रहा है और बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये न्यूज़पेपर हेडिंग्स में इसी तरह से पैसिव वॉइस फॉर्म बनती है। उनको क्या बताया गया है कि पाकिस्तान एनर्जी ट्रांजिशन करेगा, यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनको ज़्यादा यूज़ करेगा और जो फॉसल फ्यूल्स वगैरह हैं उनको कम यूज़ करेगा। और इसके लिए इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो भी यूएन बॉडी को बताया गया है। आगे चलते हैं तो नेशनल लेवल की जो न्यूज़ हैं। जी, ये एक टर्म है, बैक बर्नर। बैक बर्नर्ड का मतलब होता है जो मामला खटाई में पड़ जाए, जो मामला पीछे चला जाए, जो मामला प्रायोरिटीज़ में, तरजीहात में पीछे चला जाए, वो बैक बर्नर्ड हो जाता है। जी, नेक्स्ट पेज पे। जी, लाहौर लाहौर बार एसोसिएशन मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट जजेस ट्रांसफर टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस की ट्रांसफ़र हुई है अदर हाई कोर्ट से, उसको सुप्रीम कोर्ट में लाहौर बार एसोसिएशन की तरफ से चैलेंज कर दिया गया है। ये मामला भी आगे चलेगा अब।
अभी थोड़ा सा ठंड है, लेकिन ठंड चल रही है, इस मामले में ठंड चल रही है, मौसम की तो नहीं। लेकिन इस मामले की ठंड चल रही है, लेकिन ईद के बाद इसके ऊपर बातें होनी है। नेक्स्ट पेज पे अगर हम चलते हैं तो ये एडिटोरियल पेज है, ये भी ओपिनियन पेज है। आगे चलते हैं, इस पे हम बाद में आते हैं। ये केपी और जीबी से मुतल्लिका पेज है। केपी गवर्नमेंट लॉन्चेस आईटी पोर्टल फॉर इट्स एंटिटीज टू इंश्योर स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल डिसिप्लिन। केपी गवर्नमेंट ने एक आईटी पोर्टल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोर्टल लॉन्च कर दिया है कि जितने भी उसके डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं वो सारे फाइनेंशियली डिसिप्लिन रहेंगे, और ये आम लोगों तक भी रसाई होगी। आम लोग इसको खोल के चेक कर सकते हैं कि कितनी फंडिंग किस तरफ जा रही है। इसके बाद है जी स्टूडेंट स्टेज प्रोटेस्ट अगेंस्ट के एम यू एडमिनिस्ट्रेशन। के एम यू है जी खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। हाँ। ये एक है जी ट्री फेलिंग। यहाँ पे मैं एक आपको स्टूडेंट्स बता देता हूँ कि ये जो फेलिंग है, एक होता है फॉल, FALL फॉल जो होता है उसका मतलब होता है गिरना, और FELL फेल जो होता है इसका मतलब होता है गिराना। तो यहाँ पे इलीगल ट्री फेलिंग है, यानी कि गैर कानूनी तौर पर जो दरख्तों को गिराए जाना है और फिर उनकी स्मगलिंग है, आगे भेजे जाना, इसको हम कहते हैं इसको कहते हैं ट्री फेलिंग। ट्री फेलिंग का मतलब दफ्तरों को गिराया जाना। कहा जा रहा है कि इसमें 8 जो फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। आगे चलें जी, फियर ग्रिप्स तीरा रेजिडेंट्स आफ्टर ट्रेडर्स मर्डर। ये ट्रेडर का मर्डर हुआ है तीरा में। बिजनेस बिजनेस में गवर्नमेंट टू फंड ML1 रेल लाइन प्रोजेक्ट इट इफ फॉरेन फंडिंग अवेलेबल। ये एक नई 2-3 दिन से बात शुरू हो गई है। ये 2 दिन पहले हनीफ अब्बासी ने ये बात की थी, जो नए नए वजीर बने हैं, कि गवर्नमेंट जो है वो ML1 मेन लाइन 1 रेल का जो प्रोजेक्ट है उसको गवर्नमेंट खुद फंड करेगी अगर बाहर से फंडिंग अवेलेबल नहीं होगी तो। बेसिकली ये चाइना ने ये इस मंसूबे के ऊपर अमल करना था, और इसके ऊपर उन्होंने फंडिंग देनी थी, और वो दे भी रहे थे इनिशियली। कुछ उन्होंने दिया भी है इस हवाले से। लेकिन अब चूंकि चाइना के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं, और मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं, और यहाँ तक भी बात ऑफिशियली तो नहीं, अनऑफिशियल ये बात लीक हुई है कि जी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बात आई है कि जी सी पैक जो है वो, चूंकि ग्वादर में कोई फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए सी पैक जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो मतलब अजीब सी बातें अब ये गवर्नमेंट करना शुरू हो गई चाइना के हवाले से, कि गवर्नमेंट इसको आगे लेके चलना नहीं चाहती। मतलब चाइना की असल में, चाइना की तरफ से स्ट्रिक्ट इनको वो आ रहा है, एक फीडबैक आ रहा है, जिसकी वजह से अब ये थोड़ा सा इधर उधर देख रहे हैं। लेकिन बहरहाल देख सकते नहीं हैं, क्योंकि बातें अब इतनी ज़्यादा सादा नहीं हैं। और दूसरा ये रुपी रुपी डिप्स टू 281 रुपीज़ वर्सेस डॉलर इन इंटरबैंक, यानी कि डॉलर के हवाले से हमारे रुपए की कदर और कम हो गई है। जी आगे चलते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ है, कनाडा सॉवरेनिटी इज़ नॉट नेगोशिएबल, FM टेल्स। फॉरेन मिनिस्टर जो हैं कनाडा के, उन्होंने US को ये बताया है।
डेमोक्रेट्स प्लान कैंपेन अगेंस्ट ट्रम्प कॉस्ट कटिंग। जो ट्रम्प ने कॉस्ट कटिंग के लिए बहुत सारी मुलाजमतें ख़त्म की हैं और बहुत सारे इदारे ख़त्म कर दिए हैं। डेमोक्रेट्स का ख्याल है, यानी कि जो अपोजिशन है वहाँ पे, उनका ख्याल है कि वो इसके खिलाफ एक मुहिम चलाएंगे बाकायदा। यूएन चीफ प्रोमिसेस टू डू एवरीथिंग टू अवॉइड फूड कट्स टू रोहिंग्यास। ये स्टूडेंट्स चंद साल पहले की बात है, कोई 8-10 साल। ये रोहिंग्या मुस्लिम्स जो हैं उनके बारे में। रोहिंग्या ये रशिया, सॉरी, बर्मा, बर्मा में रहने वाले वो मुस्लिम्स कि जिनके ऊपर बहुत जुल्म सितम किया गया बर्मा की गवर्नमेंट की तरफ से। और वो अब कुछ तो वहीं पे बर्मा में ही हैं, कुछ बांग्लादेश में आ गए। तो यूएन चीफ, जो यूनाइटेड नेशंस के चीफ हैं, उन्होंने ये कहा है कि रोहिंग्या के जो लोग हैं उनको फूड टू अवॉइड फूड कट्स टू रोहिंग्याज, रोहिंग्या को, मतलब वो जो लोग हैं उनको, उनके लिए जो खुराक की कमी है या खुराक पहुंचाने हैं, उस पर फूड कट को अवॉइड करने के लिए यूनाइटेड नेशंस हर चीज़ करेगी। यानी कि उनकी खुराक में किसी भी तरह से कोई सस्पेंशन ना आए, वो रुके ना, फूड की सप्लाई उनकी। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल खबर है कि बीजिंग कॉल्स फॉर एंड टू सैंक्शंस अगेंस्ट तेहरान। ईरान के खिलाफ जो भी पाबंदियां लगी हुई हैं, चाइना ये चाहता है, चाइना ने मुतालबा किया है पूरी दुनिया से, जिन्होंने भी पाबंदियां लगाई हैं, स्पेशली अमेरिका, कि वो पाबंदियां ख़त्म की जाएं। इसके बाद आगे चलते हैं। तो ईरान यूजिंग टेक टू इन्फोर्स वुमेन्स ड्रेस कोड, क्लेम्स यूएन रिपोर्ट। असल में ईरान में वुमेन का एक स्पेशल ड्रेस कोड है ना, कि वो पर्दे में रहती हैं, और ये उनके कानून का हिस्सा है। इसके हवाले से दुनिया को अक्सर तकलीफ ही रहती है कि भाई जी वो पर्दे में क्यों रहती हैं, या ये कानून क्यों बना हुआ है। तो इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में ये क्लेम किया गया है कि ईरान इस हवाले से टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर रहा है कि ये जो औरतों का ड्रेस कोड है इसके ऊपर पाबंदी करवाई जाए, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। यूनाइटेड सॉरी इजरायली पीएम सिक्योरिटी एजेंसी फाइट इट आउट इन पब्लिक। जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं और सिक्योरिटी एजेंसी हैं, उनकी लड़ाई जो है वो पब्लिक में भी जाहिर हो गई है। जी। जी। एज ट्रम्प थॉज टाइज, रशिया हैज अ न्यू एनिमी ब्रिटेन। पहले तो रशिया की लड़ाई जो है वो अमेरिका से थी। तो अब ये एक रिपोर्ट कह रही है कि चूंकि ट्रम्प यानी कि अमेरिका ने आहिस्ता आहिस्ता रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की तरफ बढ़ रहा है और कोशिश कर रहा है, तो रशिया को एक और एनिमी मिल गया है, और वो है ब्रिटेन, यानी कि बरतानिया। अब इसके बारे में आगे बातें आएंगी तो फिर मज़ीद पता चलेगा। जी। आगे है जी, पुतिन कॉल्स फॉर कीव टू सरेंडर इन कर्स्क। पुतिन ने मुतालबा किया है, देखिए कॉल फॉर का वर्ड काफ़ी आ जाया है न्यूज़पेपर में, तो कॉल फॉर का मतलब है मुतालबा करना। पुतिन ने मुतालबा किया है कि यूक्रेन जो है वो कर्स्क में सरेंडर करे और उसकी फोर्सेस पीछे जाएं। ज़ाहिर है जंगबंदी की बातें हो रही हैं। पीएम ऑर्डर्स क्रैकडाउन ऑन शुगर होर्डर्स टू कर्ब आर्टिफिशियल हाइक। चीनी की जो कीमत में अचानक इजाफा हुआ है, उसकी वजह है कि कुछ लोगों ने, कुछ कंपनीज ने, या कुछ ताजरों ने
चीनी जो है वो स्टोर की हुई है, होर्डर होर्ड की हुई है, जखीरा अंदोजी करने वाले, होर्डर जखीरा अंदोजी करने वाले, और होर्ड होता है जखीरा अंदोजी करना। तो इस हवाले से उन्होंने कहा जी कि ये क्रैकडाउन किया जाए और जो लोग हैं उनको पकड़ा जाए। आगे चलते हैं जी। कार्नी स्वॉर्न इन एज कनाडाज प्राइम मिनिस्टर। यस। आगे है जी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कॉन्डेम्स जाफर एक्सप्रेस अटैक्स। यस, उन्होंने जाफर एक्सप्रेस अटैक को कंडेम किया है कि ये बहुत बुरा हुआ है यूनाइटेड नेशंस ने। फोर्सिबली डिस्प्लेस टू सर्च बाय 6.7 मिलियन इन दिस। बिलावल डिमांड्स फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वाटर। ये देखिए ना, ये भी रिवर वाटर के बारे में फेयर डिस्ट्रीब्यूशन बयान तो दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट में भी बैठे हैं, मजबूरी है बेचारों की कि वो कैनाल इशू के हवाले से कुछ कर नहीं सकते। फिर उसके बाद ये जो है न्यूज़, ये एक पिक्चर शो की गई है, और इसमें देखें ये क्या लिखा गया है। सम टाइम कोई इंपॉर्टेंट पिक्चर भी एक न्यूज़ की शक्ल में आती है, और ये जो एक सर्कल में मून की पिक्चर शो की गई है, ये क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्चर शोज द मून ग्रेजुअली डार्कनिंग, के चांद आहिस्ता आहिस्ता डार्कन हो रहा है। बिफोर टर्निंग डस्की, डस्की होने से पहले यानी कि धुंधला होने, डस्की रेड ऑन होराइजन ओवर कोलंबिया। कोलंबिया के होराइजन से ये वो चेंज होने से पहले, द रेयर फिनोमेनन कॉल्ड ब्लड मून, ये ब्लड मून इसको कहा जाता है, हैपन्स व्हेन द सन, अर्थ एंड मून लाइन। अब जब सन, अर्थ और मून एक ही लाइन में आ जाते हैं तो फिर ये सिर्फ हैपन होता है, कॉजिंग आवर प्लैनेट टू कास्ट अ जाइंट शैडो अक्रॉस द मून। असल में एक तरफ सन होता है, एक तरफ अर्थ होता है, एक तरफ मून है, दरमियान में अर्थ है। असल में इन तीनों में से सिर्फ सन ही है जिसकी अपनी रोशनी है। तो जब सूरज की रोशनी चांद तक पहुंचने के दरमियान में प्रॉब्लम सन का अर्थ का होना आ जाता है, तो फिर इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है। तो बहरहाल ये जो है अमेरिका पैसिफिक और अटलांटिक ओशन से ये मंजर देखा गया। अच्छा, तो ये मेन पेज तो स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट हुआ डिस्कशन का, और उसके बाद अब हम चलते हैं अपनी एडिटोरियल की डिस्कशन पे। ये हमारा आज का एडिटोरियल है, और उसका सेकंड जो एडिटोरियल है ना, उसको आज मैंने पिक किया है इसको डिस्कस करने के लिए और इसको रीडिंग करने के लिए। तो उस हवाले से हम अभी बात करते हैं। ये है टॉक्सिक प्रेजुडिस। टॉक्सिक प्रेजुडिस, टॉक्सिक का मतलब जहरीला, और प्रेजुडिस का मतलब तासुब, यानी कि जहरीला तासुब, टॉक्सिक प्रेजुडिस। इस हवाले से ये बात हुई है। बेसिकली जो 15 मार्च है, ये पूरी दुनिया में अब इस्लामोफोबिया के खिलाफ जद्दोजहद का दिन अनाउंस कर दिया गया है। ये तब हुआ था जब यूनाइटेड नेशंस में इमरान खान ने काफ़ी कोशिश के बाद इसको ये दिन मनाने का कहा था। बेसिकली मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं कि 2001 में जब अमेरिका में 9/11 अटैक हुए, उसके बाद पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ एक एक माहौल बनना शुरू हो गया कि मुसलमान टेररिस्ट हैं। ठीक है, और मुस्लिम्स को हर जगह पे टारगेट किया जाने लगा, कहीं पे सिर्फ लफ्ज़ों में, कहीं पे कोई एक्शंस में भी, और कहीं पे बाकायदा लड़ाइयाँ भी हुई। ठीक है, यूरोप में, अमेरिका में ये चीज़ें होती रहीं। तो अब ये जो 15 मार्च है, ये इस्लामोफोबिया, और अच्छा,
इसको ना, ये जो लड़ाइयाँ हुई, ये इस वजह से हुई कि मुसलमानों से लोगों को खौफ आता था कि ये कहीं ना कहीं कुछ बुरा कर देंगे। ठीक है। और उस जाहिर है कि मुसलमान तो ऐसे नहीं हैं। तो अब फिर वो मुसलमानों से इस खौफ की वजह से वो उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेते थे लोग, जिसको इस्लामोफोबिया का नाम दिया गया। यानी कि इस्लामोफोबिया वो कॉन्सेप्ट है कि इस्लाम का डर लोगों के दिलों में बैठ गया और मुसलमानों से इंतहा पसंदी शुरू हो गई। इसको इस्लामोफोबिया कहते हैं। तो अब इस्लामोफोबिया के खिलाफ जद्दोजहद का एक दिन है 15 मार्च। ये उस हवाले से लिखा गया है कि विद फार राइट मूवमेंट्स ऑन द मार्च अक्रॉस द वर्ल्ड, it is no surprise that anti-Muslim bias is witnessing high levels in many non-Muslim societies। कहता है कि फार राइट का मतलब होता है इंतहा पसंद। जो पूरी दुनिया में इंतहा पसंदी की तहरीकें चल रही हैं। यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपनी अपनी आइडेंटिटी को दोबारा से मेंटेन करना शुरू कर दिया है। अफ्रीका में इसी तरह से बहुत सारे और जगहों पे। तो ये इंतहा पसंदी की जो तहरीकें चल रही हैं, तो कहते हैं कि इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं है, इसमें कोई हैरानी नहीं है कि बहुत सारी जो नॉन मुस्लिम सोसाइटीज़ हैं उनमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ जज्बात पैदा हो रहे हैं। दस द वर्ल्ड ऑब्जर्व्स द इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया टुडे। तो इसलिए आज का दिन जो है वो पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जिहाद करने का एक दिन के तौर पर यादगार है। There must be a renewed pledge from governments across the world to find anti-Muslim prejudice as well as discrimination against believers of all faiths। कहता है कि इसलिए सारी दुनिया की जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी तरफ से एक ताज़ा अहद होना चाहिए कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये जो तासुब है इसको कम होना चाहिए। और साथ साथ सिर्फ मुसलमानों नहीं, हर तरह के जो बिलीव्स हैं उनके लोगों के खिलाफ ये तासुब कम होना चाहिए। The resolution to mark the day was adopted by United Nations General Assembly in 2022। 2022 में ये करारदाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मंजूर की गई थी। पाकिस्तान was instrumental in the pledge of the document। पाकिस्तान ने एक ख़ास किरदार अदा किया था। इंस्ट्रूमेंटल एजेक्टिव है, इसका मतलब है बुनियादी किरदार अदा करने वाला जो भी बंदा या मुल्क होता है उसको इंस्ट्रूमेंटल कहते हैं। However, despite the noble intentions of the resolution, Muslims across the world continue to face different forms of violence। कहते हैं कि अगरचे ताहम ये जो सारे इरादे हैं ये बड़े अच्छे अजीम इरादे हैं कि जी ये इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ काम होना चाहिए, उसके बावजूद भी मुसलमानों को दुनिया के बहुत सारे खित्तों में वायलेंस का सामना करना पड़ा, डिफरेंट टाइप की वायलेंस का। फॉर एग्जांपल यूके बेस्ड ग्रुप टेल मामा सेज देयर वाज 73% राइज इन इस्लामोफोबिक असॉल्ट्स इन ब्रिटेन लास्ट ईयर। मतलब टेल मामा एक तंजीम है, उन्होंने ये कहा कि ब्रिटेन में 73% इंक्रीज आया है इस्लामोफोबिक असॉल्ट में, यानी कि हमलों में। While CAIR, a Muslim advocacy group in America, says that there were over 8,600 anti-Muslim and anti-Arab incidents reported in 2024। यानी कि 2024 में अमेरिका में मुसलमानों के खिलाफ या अरबों के खिलाफ 8600 8600 किस्म के वाक़यात हुए सिर्फ एक साल में, जो कि लोगों के जज्बात को शो करते हैं मुसलमानों के खिलाफ या अरबों के खिलाफ।
हाउएवर इस्लामोफोबिया इट नॉट जस्ट कन्फाइंड टू द वेस्ट। सिर्फ इस्लामोफोबिया जो है वो सिर्फ वेस्ट में नहीं है। उस तरह कन्फाइन नहीं, कन्फाइन का मतलब महदूद, सिर्फ उस तरफ महदूद नहीं है, बल्कि मुस्लिम्स इन इंडिया हैव बीन enduring sustained attacks on their faith and traditions during BJP's rule। इंडिया में जो मुस्लिम हैं उनको भी बीजेपी के हुकूमत के अंदर जो है वो इस तरह के बहुत सारे अटैक्स का सामना करना पड़ रहा है। While according to UN expert, Islamophobia hit epidemic proportions in the aftermath of 9/11 attacks. Today, various causes are attributed to incidents of anti-Muslim hatred। वो कहता है कि यूनाइटेड नेशन एक्सपर्ट के मुताबिक इस्लामोफोबिया शुरू तो 9/11 से हुआ, लेकिन उसके बाद बहुत सारी और रीजंस भी सामने आ गए। जी। Among these is the Israeli genocide in Gaza। इसराइल की तरफ से जो गजा में जिनोसाइड हुआ उनमें से एक चीज़ ये शामिल है। सपोर्टेड बाय मैनी वेस्टर्न स्टेट्स विच हैज़ प्रोपेल्ड एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट। बहुत सारी वेस्टर्न स्टेट्स जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जज्बात रखती हैं, उन्होंने गजा का जो जीनोसाइड इसराइल कर रहा है उसको इसी वजह से सपोर्ट किया कि वो एंटी मुस्लिम है। एक्सप्लॉइटिंग द कॉन्फ्लिक्ट आर फार राइट ग्रुप्स which paint Muslims as dangerous minority out to destroy our way of life। तो इस चीज़ को बहुत सारे इंतहा पसंद ग्रुप जो हैं उन्होंने अपने कॉन्फ्लिक्ट के लिए यूज़ किया, जिन्होंने मुसलमानों को एक ऐसी माइनॉरिटी, क्योंकि ज़ाहिर है मगरिब में तो मुसलमान माइनॉरिटी में है ना, तो एक ऐसी अकलियत उन्होंने कहा मुसलमानों को, और पेंट किया और उनको ये प्रोजेक्शन दी कि जो एक ऐसी माइनॉरिटी हैं जो कि हमारे कल्चर को तबाह कर रहे हैं, हमारे ज़िंदगी के, हमारे लाइफस्टाइल को तबाह कर रहे हैं। What is particularly distressing is that many places in Europe, Germany, Austria, the UK, these far-right actors have made considerable gains as the ballot box। और जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ है वो ये है कि ये जो इंतहा पसंदी के वाले किरदार हैं, इनको वोटों में भी, यानी कि इनको ऐसी लोगों ने भी इस तरह से इनको हिमायत दी है कि ये बैलेट बॉक्स में भी इनको फायदा हुआ है। दूसरे लफ्जों में इनको लोगों ने वोट भी दिए हैं। मीनवाइल इन द यूएस many amongst President Donald Trump's inner circles are known as to harbor एंटी मुस्लिम व्यूज। और इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स में भी इवन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अपने करीबी लोगों में से बहुत सारे ऐसे हैं। इनर सर्कल का मतलब होता है करीबी लोग। इनर सर्कल में लोगों में से बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कि मुसलमानों के खिलाफ जो व्यूज़ हैं उनको पनाह देते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। इट इज़ देन नो कोइंसिडेंस दैट इस्लामोफोबिया इन वेस्टर्न स्टेट्स हैज risen as xenophobic forces have gained more political power। तो ये इसलिए कहता है कि इसमें इस्लामोफोबिया का जो बढ़ना है वेस्टर्न स्टेट्स के अंदर, ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि जो इस तरह से नस्ल प्रस्ताना जो कुव्वतें हैं वहाँ पे उनको सियासी हिमायत भी हासिल हो गई है। बिग टेक, particularly Elon Musk, has also played a role in demonizing Muslims। जो बड़े बड़े टेक्नीशियन, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी जाइंट्स हैं जैसा कि एलॉन मस्क है, उसने उसने भी मुसलमानों के खिलाफ ये माहौल बनाने में अपना किरदार अदा किया है। टू combat the rising tide of hate, governments must take action against violent hate mongers
who threaten peaceful Muslims, while, as suggested by the UN Security General, online platforms must do more to tackle hate speech. तो इस तरह से मुसलमानों को ये जो है ना, मुसलमानों के खिलाफ नफरत है, इसकी बढ़ती हुई लहर, राइजिंग टाइड का मतलब है बढ़ती हुई लहर, इसके खिलाफ गवर्नमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्शन लेना चाहिए। और जितने भी ये नफरत फैलाने वाले एलिमेंट्स हैं, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि उन सबको के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और स्पेशली जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया वगैरह, उसमें जो हेट स्पीच है, उसके ऊपर पाबंदी के लिए सोशल मीडिया को स्पेशल स्टेप्स लेने चाहिए। इट मे बी मुस्लिम्स टुडे, but if the world remains silent, the other racial and ethnic minorities will be next on the hit list of far right extremists. कहते हैं आज तो मुस्लिम्स हैं, लेकिन अगर ये लहर चलती है और अगर दुनिया इसके ऊपर साइलेंट रहती है, तो हो सकता है आगे चल के जो दूसरे रेशल ग्रुप्स हैं, नस्ली ग्रुप्स हैं, या जो और एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं, उनके खिलाफ ये जो इंतहा पसंद, मजहबी इंतहा पसंद हैं, ये उनके खिलाफ भी काम लेंगे और वो भी हिट लिस्ट पे आ जाएंगे। तो इसलिए सबको मिल के काम करना चाहिए। देयरफॉर ऑल पीपल ऑफ कॉन्शियस का मतलब होता है बाज़मीर लोग। देयरफॉर ऑल पीपल ऑफ कॉन्शियस नीड टू स्पीक अप अगेंस्ट रिलीजियस, रेशियल एंड एथनिक बिगेटरी। इसलिए तमाम वो बाज़मीर लोग जो कि इस दुनिया में मौजूद हैं, उनको इस मजहबी, नस्ली और एथनिक भी, नस्ली ही कहेंगे, इन इस तरह के तासुब के खिलाफ जो है वो काम करना चाहिए, अमल करना चाहिए। यानी कि तमाम बाज़मीर लोगों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। ये जो रेशल है, रेशल और एथनिक, इसमें से ना थोड़ा सा फर्क है। उर्दू में तो हम दोनों को नस्ली ही कहेंगे, लेकिन रेशल का मतलब होता है किसी एक ओवरऑल रेस के हवाले से। ठीक है, मतलब जैसा कि एक बलोच एक कौम है। अब वो जो बलोच हैं वो पाकिस्तान में भी हैं, वो ओमान में भी हैं, वो ईरान में भी हैं। तो वो एक ही रेशल ग्रुप तो कहलाएगा, लेकिन एथनिकली वो अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि वो डिफरेंट इलाकों में हैं। उनकी अपनी अपनी तरजीहात हैं, उनके अपने अपने रस्म व रिवाज हैं, उनके अपने अपने रिलीजन्स हैं। तो इस हवाले से वो फिर डिफरेंट हो जाएंगे। तो इस तरह करके स्टूडेंट्स, आज हमने ये अपना आज की डिस्कशन को कंप्लीट किया 15 मार्च के। और आप लोगों के साथ मैं पहले भी शेयर करता रहता हूँ बात कि किसी भी किस्म का आप लोगों ने कोई कांटेक्ट करना हो हमारे से व्हाट्सएप पे, तो आप इस नंबर पे 0321488815 इस पे रब्ता कर सकते हैं। और स्पेशली अगर आपने उन ग्रुप्स में ऐड होना है जिन ग्रुप्स में हम ये एडिटोरियल्स, तीनों एडिटोरियल्स डिटेल में वर्ड मीनिंग और सिनोनिम्स वगैरह के साथ बना के भेजते हैं, उनमें आना है तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम आपको उस ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। और मज़ीद कंपटीशन एग्ज़ाम्स के हवाले से, सीएसएस के हवाले से, या वन पेपर, पीएमएस, पीसीएस, कोई भी और इस तरह के वन पेपर, टू पेपर एग्ज़ाम्स के हवाले से आपने कोई गाइडेंस लेनी हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और मज़ीद ये कि आइल्स के हवाले से भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।